अगर मेहनत ही अमीर बनने की गारंटी होती तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। अगर पढ़ाई से ही पैसा बनता तो हर डिग्रीधारी इंसान आर्थिक रूप से आजाद होता। और अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो कुछ लोग बार बार अमीर बनने में सफल नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कोड है, एक ऐसा मानसिक और व्यावहारिक सिस्टम जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उससे अनजान रहते हैं। और यही कोड है जिसे द वेल्थ कोड क्रैकिंग द सीक्रेट्स टू बिकमिंग रिच उजागर करती है। जहां जेम्स एलन यह नींव रखते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। नेपोलियन हिल यह दिखाते हैं कि धन पहले विचार के रूप में जन्म लेता है, और रोजर फ्रिट्स यह स्पष्ट करते हैं कि बिना दिशा और स्पष्ट उद्देश्य के पैसा न तो आता है और न ही टिकता। और यहीं से यह कहानी शुरू होती है जो पैसे से ज्यादा इंसान की सोच को बदलने की बात करती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 भागों में बांट दिया है। भाग पहला। यह कहानी एक ऐसे आम इंसान की तरह आगे बढ़ती है जो पढ़ा लिखा है, मेहनती है, ईमानदार है, समय पर काम करता है, लेकिन हर महीने के अंत में खुद को उसी सवाल के सामने खड़ा पाता है कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। और जैसे जैसे कहानी आगे बहती है यह साफ होता जाता है कि समस्या उसकी सैलरी, उसका बॉस या उसकी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वह अदृश्य मानसिक प्रोग्रामिंग है जो उसने बचपन से अपने भीतर बैठा ली है। यह विश्वास कि पैसा मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग चालाक होते हैं, जोखिम खतरनाक होता है, और पैसा उसके लिए नहीं बना। और जेम्स एलन के शब्दों में यही विचार उसकी आर्थिक सीमा तय कर चुके हैं, क्योंकि अवचेतन मन वही सच मानता है जो हम बार बार उससे कहते हैं। अगर मेहनत ही अमीर बनने की गारंटी होती तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। अगर पढ़ाई से ही पैसा बनता तो हर डिग्रीधारी इंसान आर्थिक रूप से आजाद होता। और अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो कुछ लोग बार बार अमीर बनने में सफल नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कोड है, एक ऐसा। नेपोलियन हिल इस मानसिक प्रक्रिया को गहराई से समझाते हुए बताते हैं कि इंसान का दिमाग तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। और जब कोई व्यक्ति लगातार कमी, डर और असफलता के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसे सुरक्षित तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते। जबकि वेल्थ कोड को समझने वाला व्यक्ति पहले अपने भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य पैदा करता है, एक बर्निंग डिजायर जो सिर्फ चाह नहीं बल्कि निर्णय बन जाती है, क्योंकि विश इंतजार करती है और डिसीजन रास्ता बनाता है। और जैसे कि यह निर्णय बनता है, दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है, वही अवसर जो पहले उसकी नजरों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते थे। इस पूरे फ्लो में रोजर फ्रिट्स यह जोड़ते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं बल्कि स्पष्टता से नियंत्रित होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा चाहते तो हैं लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों चाहते हैं, कितने के लिए चाहते हैं और किस उद्देश्य से चाहते हैं। और बिना इस स्पष्टता के पैसा भी भ्रमित रहता है कि उसे कहाँ जाना है। इसलिए वेल्थ कोड यह सिखाता है कि अमीर और गरीब में फर्क बुद्धि, मेहनत या किस्मत का नहीं बल्कि दिशा और सोच का है। और जैसे जैसे इंसान अपनी सोच बदलता है वैसे वैसे उसके निर्णय, उसकी आदतें और अंततः उसका पूरा आर्थिक जीवन बदलने लगता है। भाग 1 का सार यही है कि वेल्थ बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर दुनिया में दिखाई देता है। और जब तक इंसान अपने सीमित विश्वासों को नहीं तोड़ता तब तक वह वही परिणाम पाता रहता है। लेकिन जिस दिन वह यह समझ लेता है कि उसकी सोच बदली जा सकती है, उसी दिन वेल्थ कोड का पहला दरवाजा खुल जाता है और उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। भाग दूसरा। जहां इंसान यह समझ चुका होता है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है,
और अब अगला सवाल उठता है कि अगर सोच इतनी ताकतवर है तो उसे सही दिशा कैसे दी जाए। और यहीं पर नेपोलियन हिल की सबसे महत्वपूर्ण सीख सामने आती है कि दुनिया में कोई भी बड़ा धन, कोई भी बड़ी उपलब्धि एक साधारण इच्छा से नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर से पैदा होती है, क्योंकि इच्छा वह होती है जो मन में आती है और चली जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर वह आग होती है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती, जो उसे बार बार अपने लक्ष्य की तरफ खींचती है। और कहानी का नायक अब पहली बार यह महसूस करता है कि उसने हमेशा पैसे की चाह तो रखी, लेकिन कभी यह तय नहीं किया कि वह वास्तव में क्या चाहता है और क्यों चाहता है। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि कितने अमीर, किस समय तक और किस उद्देश्य के लिए, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। और यहीं पर वेल्थ कोड साफ करता है कि अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम ही पैदा करते हैं, क्योंकि दिमाग को दिशा चाहिए, एक निश्चित आदेश चाहिए। इसलिए हिल डेफिनेट मेजर पर्पस की बात करते हैं, एक ऐसा स्पष्ट आर्थिक उद्देश्य जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में भी गहराई से बैठा हो। और जब यह उद्देश्य बनता है तब इंसान का दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में सोचने, देखने और काम करने लगता है। कहानी में यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इंसान यह समझने लगता है कि वह अब तक अगर हो गया तो वाली सोच में जी रहा था, जबकि वेल्थ कोड उसे यह होकर रहेगा वाली सोच की तरफ ले जाता है। और यहीं पर विश और डिसीजन का फर्क सामने आता है, क्योंकि विश सुरक्षित होती है, उसमें जोखिम नहीं होता, वह किसी भी वक्त छोड़ी जा सकती है, लेकिन डिसीजन के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। और जैसे ही इंसान निर्णय लेता है उसकी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है, उसके शब्द बदलने लगते हैं, उसके काम करने का तरीका बदलने लगता है और वह खुद को उस इंसान की तरह देखने लगता है जो भविष्य में वह बनना चाहता है। जेम्स एलन इस पूरे मानसिक परिवर्तन को और गहराई देते हुए बताते हैं कि जैसे बीज मिट्टी में डाला जाता है और फिर समय के साथ पौधा बनता है, वैसे ही विचार मन में डाला जाता है और फिर परिस्थितियों के रूप में बाहर दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग धैर्य खो देते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि वेल्थ कोड यह सिखाता है कि धन का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें पहले सोच बदलती है, फिर आदतें, फिर कर्म और अंत में परिणाम। और जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है वह बीच में हार नहीं मानता। रोजर फ्रिट्ज इस चरण पर यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ उद्देश्य तय कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य के अनुरूप जीवन को ढालना पड़ता है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जिनके जीवन में अनुशासन और दिशा होती है। और अब कहानी का नायक यह महसूस करने लगता है कि उसे सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां उसकी मेहनत बार बार दोहराई जा सके, जहां उसका समय ही एकमात्र साधन न रहे। और यही सोच उसे छोटे छोटे लेकिन सही निर्णय लेने की तरफ ले जाती है। इस भाग के अंत तक यह साफ हो जाता है कि वेल्थ कोड का दूसरा दरवाजा तब खुलता है जब इंसान यह तय कर लेता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बनेगा। और जैसे ही यह निर्णय पक्का होता है उसके भीतर एक अलग तरह की शांति और दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि अब वह सिर्फ सपना नहीं देख रहा होता बल्कि एक स्पष्ट रास्ते पर चल रहा होता है। और यहीं से उसकी यात्रा और गहरी हो जाती है। भाग तीसरा। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान यह समझ चुका होता है कि लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का असली रास्ता उसके विश्वासों और आदतों से होकर जाता है, क्योंकि नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जब तक कोई विचार विश्वास में नहीं बदलता तब तक वह शक्ति नहीं बनता। और यहीं पर अवचेतन मन की भूमिका सामने आती है, जो तर्क नहीं करता बल्कि उन्हीं विचारों को सच मान लेता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर इंसान अंदर से यह मानता है कि वह पैसे को संभाल नहीं सकता,
अमीर बनना उसके स्वभाव में नहीं है या जोखिम उसके लिए नहीं है, तो उसका दिमाग हर उस मौके को या तो देख ही नहीं पाएगा या फिर उसे ठुकरा देगा। और यही वजह है कि कई लोग अवसरों से घिरे होने के बावजूद वही जीवन जीते रहते हैं। जेम्स एलन इस प्रक्रिया को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि इंसान पहले विचार बनता है, फिर वही विचार उसकी आदतों में उतरते हैं, आदतें उसके चरित्र का हिस्सा बनती हैं और चरित्र उसका भविष्य तय करता है। और वेल्थ कोड यहीं पर यह सिखाता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक नई पहचान अपनाना है, जहां इंसान खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो मूल्य बनाता है, अवसर पहचानता है और लंबे समय के लिए सोचता है, न कि उस व्यक्ति के रूप में जो सिर्फ बिल भरने और महीने निकालने के बारे में सोचता है। कहानी में यह बदलाव धीरे धीरे आता है, क्योंकि पुरानी आदतें आसानी से नहीं टूटती, और रोजर फ्रिट्ज यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे नई सोच को पुराने सिस्टम में फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उन्हें अपने पूरे सिस्टम को बदलना होता है। वे कैसे समय का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और किन बातों पर रोज ध्यान देते हैं, क्योंकि वेल्थ कोड सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इस भाग में यह भी सामने आता है कि विश्वास सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे प्रमाणों से बनता है। इसलिए वेल्थ कोड यह सलाह देता है कि इंसान अपने लिए ऐसे छोटे लक्ष्य तय करे जिन्हें वह पूरा कर सके, ताकि उसका अवचेतन मन यह स्वीकार करना शुरू करे कि बदलाव संभव है। और जैसे जैसे ये छोटे प्रमाण जमा होते जाते हैं, वैसे वैसे पुरानी सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं और एक नई आर्थिक पहचान आकार लेने लगती है। भाग 3 के अंत तक यह स्पष्ट हो जाता है कि वेल्थ कोड का तीसरा रहस्य यही है कि पैसा उन्हीं लोगों की जिंदगी में टिकता है जिनके विश्वास, आदतें और पहचान उसके अनुरूप होती हैं। और जिस दिन इंसान अपने भीतर यह बदलाव करना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसके बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, क्योंकि अब बीज सही जगह पर बोया जा चुका होता है। भाग 4। किताब इस सच्चाई को उजागर करती है कि सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत विश्वास तभी मूल्यवान बनते हैं जब वे कर्म में बदलते हैं, क्योंकि वेल्थ कोड का असली इम्तिहान विचारों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में होता है। और यहीं पर जेम्स एलन यह स्पष्ट करते हैं कि इंसान का जीवन उसके छोटे छोटे चुनावों का योग होता है जो वह हर दिन करता है, चाहे वह यह चुनाव करे कि वह डर के साथ काम करेगा या विश्वास के साथ, सुविधा चुनेगा या विकास। और यही छोटे निर्णय धीरे धीरे उसकी आर्थिक दिशा तय करते हैं। नेपोलियन हिल इस चरण पर यह बताते हैं कि बहुत से लोग सपने देखने और योजना बनाने में ही थक जाते हैं, लेकिन निर्णायक कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि एक्शन हमेशा अनिश्चितता के साथ आता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, जबकि वेल्थ कोड सिखाता है कि अमीर लोग पूर्ण जानकारी का इंतजार नहीं करते, वे उपलब्ध जानकारी के साथ कदम उठाते हैं और रास्ते में सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्पष्टता एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। कहानी में अब यह साफ दिखाई देता है कि डिसिप्लिन कोई सख्ती नहीं बल्कि स्वतंत्रता का साधन है, क्योंकि रोजर फ्रिट्ज समझाते हैं कि बिना अनुशासन के इंसान अपने मूड का गुलाम बन जाता है, और जब इंसान अपने मूड से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य के अनुसार काम करना सीख लेता है, तभी वह ऐसा सिस्टम बना पाता है जो लंबे समय तक परिणाम देता है। और यही वजह है कि वेल्थ कोड में रोज के छोटे छोटे नियमों पर इतना जोर दिया जाता है। समय का सम्मान करना, ऊर्जा को सही दिशा देना और उन कामों पर ध्यान देना जो भविष्य बनाते हैं, न कि सिर्फ वर्तमान को आरामदेह रखते हैं। इस भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि एक्शन का मतलब अंधाधुंध मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास है, क्योंकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते,
क्योंकि वे ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो उन्हें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन समृद्ध नहीं बनाते। और वेल्थ कोड यहाँ यह सिखाता है कि अमीर सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा यह पूछता है कि क्या यह काम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है, और अगर जवाब नहीं होता तो वह उस काम को छोड़ने का साहस रखता है। भाग 4 के अंत तक यह कहानी यह एहसास दिलाती है कि वेल्थ कोड का चौथा रहस्य यही है कि अमीरी कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि रोज लिए गए सैकड़ों छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। और जब इंसान अपने विचारों को कर्म में बदलना सीख लेता है तब वेल्थ कोड सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रह जाता बल्कि उसकी जिंदगी में काम करता हुआ दिखाई देने लगता है। भाग 5वां। कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इंसान अब काम करना सीख चुका होता है, निर्णय लेना सीख चुका होता है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक छिपा हुआ डर रहता है। पैसे को लेकर डर, जोखिम को लेकर डर और असफलता को लेकर डर। और यहीं पर वेल्थ कोड यह साफ करता है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उससे डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। क्योंकि जेम्स एलन कहते हैं कि डर वह दीवार है जो इंसान और उसकी संभावनाओं के बीच खड़ी हो जाती है, और जब तक यह दीवार नहीं गिरती तब तक वेल्थ कोड अधूरा रहता है। नेपोलियन हिल इस डर की जड़ तक जाते हैं और बताते हैं कि ज्यादातर आर्थिक डर वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक होते हैं, जो बीते हुए अनुभवों, सुनी सुनाई बातों और समाज की सीमित सोच से पैदा होते हैं। और जैसे ही इंसान यह समझ लेता है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है, वैसे ही उसका जोखिम को देखने का नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि अब वह जोखिम को नुकसान के रूप में नहीं बल्कि विकास की कीमत के रूप में देखने लगता है। रोजर फ्रिट्ज इस चरण पर यह स्पष्ट करते हैं कि वेल्थ कोड को अपनाने वाला व्यक्ति अकेले नहीं चलता, क्योंकि सही लोग, सही माहौल और सही बातचीत इंसान की सोच को या तो ऊपर उठाती है या नीचे खींचती है। और यही वजह है कि अमीर लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं जो उनसे आगे होते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और जो पैसों को एक साधन की तरह देखते हैं, न कि एक डर की तरह, क्योंकि माहौल धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाता है। इस भाग में कहानी यह भी दिखाती है कि जैसे जैसे इंसान पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारता है, वैसे वैसे उसकी कमाई और संभालने की क्षमता दोनों बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वेल्थ कोड यह सिखाता है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। और यही वह मोड़ होता है जहां इंसान समझता है कि वेल्थ सिर्फ कमाने का खेल नहीं बल्कि संभालने और बढ़ाने का खेल भी है। भाग 5 के अंत तक यह साफ हो जाता है कि वेल्थ कोड का 5वां रहस्य यही है कि जब इंसान अपने डर को समझ लेता है, जोखिम को स्वीकार कर लेता है और सही लोगों के साथ चलना सीख लेता है, तब पैसा उसके जीवन में एक बोझ नहीं बल्कि एक सहयोगी बन जाता है और उसकी यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ने लगती है। भाग 6। कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां इंसान अब सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतिनिधि बन जाता है जो लंबे समय तक टिकने वाली समृद्धि पैदा करती है। क्योंकि वेल्थ कोड का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य यही है कि सच्ची अमीरी केवल आज की कमाई में नहीं बल्कि कल की स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई दिशा में छिपी होती है। और जेम्स एलन यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जब इंसान का चरित्र स्थिर हो जाता है, उसके विचार स्पष्ट हो जाते हैं और उसके कर्म अनुशासित हो जाते हैं, तब धन अपने आप उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, न कि संघर्ष का कारण। नेपोलियन हिल इस अंतिम चरण में यह बताते हैं कि वेल्थ कोड को जीने वाला व्यक्ति अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य बनाने लगता है, क्योंकि धन का सबसे स्थायी स्रोत सेवा और योगदान से जुड़ा होता है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा मूल्य पैदा करता है उतना ही ज्यादा धन उसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए अमीर सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा यह पूछता है कि मैं और क्या बेहतर बना सकता हूँ।
मैं और किस तरह से लोगों की समस्याएं हल कर सकता हूं, क्योंकि यही प्रश्न उसे साधारण कमाई से असाधारण संपत्ति की ओर ले जाते हैं। रोजर फ्रिट्ज इस चरण पर यह जोड़ते हैं कि वेल्थ कोड को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इंसान को लगातार सीखते रहना पड़ता है, बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट करना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि जो सिस्टम आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वह हमेशा काम करे। इसलिए सच्ची समृद्धि लचीलापन, जागरूकता और निरंतर विकास की मांग करती है और यही कारण है कि वेल्थ कोड को अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी सीखना बंद नहीं करता। इस भाग में कहानी यह भी दिखाती है कि जब इंसान धन को नियंत्रण में ले आता है तो उसके निर्णय डर से नहीं बल्कि दृष्टि से होने लगते हैं। वह तात्कालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता और यह समझ जाता है कि पैसा एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन तभी तक जब तक वह इंसान के मूल्यों के अधीन रहे, और जैसे ही पैसा लक्ष्य बन जाता है वेल्थ कोड टूटने लगता है। इसलिए अंतिम स्तर पर वेल्थ कोड सिखाता है कि धन को साधन बनाकर जीवन को बड़ा बनाया जाए, न कि जीवन को छोटा करके सिर्फ धन इकट्ठा किया जाए। भाग 6 के अंत तक यह पूरी यात्रा स्पष्ट कर देती है कि वेल्थ कोड का अंतिम दरवाजा तब खुलता है जब इंसान यह समझ लेता है कि सच्ची समृद्धि संतुलन में है, विचार और कर्म का संतुलन, कमाई और योगदान का संतुलन, और वर्तमान की सफलता और भविष्य की सुरक्षा का संतुलन। और जब यह संतुलन बन जाता है तब धन सिर्फ बैंक खाते में नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अब फाइनल कंक्लूजन के रूप में पूरी कहानी अपने सार तक पहुंचती है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि द वेल्थ कोड क्रैकिंग द सीक्रेट्स टू बिकमिंग रिच कोई साधारण पैसे की किताब नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाने की यात्रा है, क्योंकि यह किताब यह सिखाती है कि अमीरी न तो किस्मत का खेल है, न ही केवल मेहनत का इनाम, बल्कि यह एक मानसिक और व्यावहारिक प्रक्रिया है जो सही सोच से शुरू होती है, स्पष्ट उद्देश्य से दिशा पाती है, मजबूत विश्वास और अनुशासन से आगे बढ़ती है और सही कर्मों के जरिए वास्तविकता बनती है। जेम्स एलन हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। नेपोलियन हिल यह दिखाते हैं कि हर बड़ी संपत्ति एक स्पष्ट विचार और जलती हुई इच्छा से जन्म लेती है, और रोजर फ्रिट्ज यह समझाते हैं कि बिना दिशा, सिस्टम और निरंतरता के कोई भी धन टिक नहीं सकता, और जब इन तीनों की सीख एक साथ मिलती है तभी वेल्थ कोड पूरा होता है। कहानी का अंतिम संदेश यही है कि पैसा बाहर नहीं भीतर से आता है। परिस्थितियां पहले नहीं बदलती, इंसान पहले बदलता है, और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचारों की जिम्मेदारी ले लेता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेता है और डर से नहीं बल्कि दृष्टि से जीवन जीना शुरू कर देता है, उसी दिन वेल्थ कोड उसके जीवन में सक्रिय हो जाता है। और यही कारण है कि सच्ची अमीरी केवल रकम में नहीं बल्कि उस सोच में होती है जो जीवन भर समृद्धि पैदा करती है, बनाए रखती है और आगे बढ़ाती है। एंड अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।